Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the functions of commerce, or we can say role or need of commerce. So we have covered up till here, means the third point. Now moving towards the fourth point is helps in removing the hindrance of exchange. Means commerce give the help and solve the problem of exchange. Exchange means कि when we want to money, so we have to sold our production or our product to another person. Means हम कुछ चीज़ बेचेंगे तो हमको इन रिटर्न में मनी मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ क्या कहने का मतलब है कि एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करने के लिए कॉमर्स ने हेल्प की. हाउ? अच्छा बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज को कौन प्रोड्यूस करता है? मैन्युफैक्चरर हो या प्रोड्यूसर, बोथ आर सेम. तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अल्टीमेट अपने जो गुड्स या सर्विसेज होती हैं उनको किसको सोल्ड करते हैं? बायर को, इन रिटर्न ऑफ मनी. मतलब हम अपना सामान प्रोड्यूस करेंगे, हम मीन्स प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, और फिर हम बायर को देंगे और उससे हमें पैसे मिलेंगे. यही होता है, राइट. इसमें कहीं ना कहीं बैंक इंक्लूड है. अब आप कहेंगे कैसे? ये जो मनी इंक्लूड है, जहाँ भी मनी इंक्लूड होगा वहाँ बैंक इंक्लूड होगा. और आपको पता है कि बैंक क्या है? बैंक इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स. देखिए, जितने भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पॉइंट पर्सन का हो या प्लेस का हो, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, या सेकंड पॉइंट में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी हो, या थर्ड पॉइंट में हमने देखा वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दी हो. आगे जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हम एड्स टू ट्रेड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ये देखिए, कॉमर्स में दो पार्ट होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. और पहले भी हमने आपको बताया हुआ है एड्स टू ट्रेड में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, फिनेंस, ये सारी, और कम्युनिकेशन, ये और एडवर्टाइजमेंट, ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं? कॉमर्स में. तो कॉमर्स ने अपनी यही सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करके ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. तो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है और सोल्ड किसको करता है? बायर को. और इन रिटर्न में से क्या मिलता है? मनी. और मनी कहाँ से इन्वॉल्व होते हुए, कहाँ से राउंड होते हुए आई है? बैंक से. और वी नो दैट कि बैंक इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स. इसके साथ ही साथ एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे कि इन केस कभी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर दूसरी जगह पे है, मतलब फार डिस्टेंस पे है, और जो उसको ख़रीदने वाला है, मतलब बिजनेसमैन या ट्रेडर्स जो उनके सामानों को ख़रीद रहे हैं, वो दूसरी प्लेस पे होते हैं. तो अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रोड्यूसर को पेमेंट देने में कैश की बजाय हम चेक में देते हैं. अब जब हम इन केस भाई फार डिस्टेंस है, हम दूर पे हैं, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर दूर है, तो अब हम कैश में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे. अब आप यहाँ कहेंगे कि मैम हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू, जीपे के थ्रू, या बहुत सारे ऐसे हैं मोड्स हमारे जिनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं. तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे तो भी वहाँ बैंक इंक्लूड होगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में भी तो पेमेंट हम अपने बैंक या अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुई. ठीक है. तो जब फार डिस्टेंस रहेगा तो हम चेक के थ्रू करते हैं, चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो भी बैंक इंक्लूड है. ठीक है. देखिए, इसमें लिखा हुआ है बैंक हेल्प्स द बायर एंड सेलर इन मेकिंग और कलेक्टिंग पेमेंट्स. बैंक बायर और सेलर दोनों को बैंक हेल्प करती है पेमेंट्स को कलेक्ट करने में. कैसे? बायर को हेल्प करेगी कि आप थ्रू द चेक, अगर डिस्टेंस फार है तो आप बायर की हेल्प कैसे करेगी कि चेक के थ्रू आप सेलर को या मैन्युफैक्चरर को चेक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए. अब जो मैन्युफैक्चरर है, जिसको चेक मिला या जिसके नाम पे चेक आया, वो बैंक जाएगा, फिर उससे कैश करवाएगा, तब उसे बैंक से कैश मिल जाएगा. तो
बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू या बहुत सारे और भी ऐसे हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और कैश करेंगे तो भी बैंक इंक्लूड है। तो कहने का मतलब ये जो एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी कि हमको पैसे कैसे मिलें, या हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके बदले में जो मनी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हम अगर चेक मिला है तो हम उसे कैसे कैश करवाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व किसने किया? बैंक ने। और बैंक क्या है? ब्रांच ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा बैंक हमको लोन की फैसिलिटी, साथ ही साथ क्रेडिट फैसिलिटी भी देती है। इफ़ वी नीड अ मीडियम टर्म लोन और लो टर्म लोन, that the bank will be given to you. Credit facility, or we can say loan facility, is also given by the bank. So here bank is involved, and we know that the bank is a branch of commerce. So by giving the facility of banking, commerce will remove the problem of, or we can say hindrance of, exchange. Understood? Now moving towards the second last point, means the fifth point, helps in removing the hindrance of risk. पहले टाइम पे जब इंश्योरेंस का नाम किसी ने नहीं सुना था या नहीं जानते थे लोग, तो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो या थ्रू रेलवे हो, अपना सामान सेंड करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और उसमें अगर थेफ्ट हो जाए, फायर हो जाए या कोई भी सामान ख़राब हो जाए, तो उसका जो रिस्क है, रिस्क को बियर करना या लॉस को कॉम्पनसेट करने का कोई भी नहीं था। तब रिस्क को की जो प्रॉब्लम है, इसको रिमूव करने के लिए कॉमर्स ने इंश्योरेंस की सर्विसेज दिया। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि अगर आपने अपने सामानों पे, जो सामान आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट और थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट और थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट, तो उसमें अगर आपने सामानों को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करवा के रखा है, तो इन केस ऑफ थेफ्ट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ फायर, द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट यू। मीन्स कि वो मनी, जितने का भी आपका लॉस हुआ है, वो मनी आपको मिल जाएगा। तो रिस्क कवर हुआ, कॉम्पनसेशन कंपनी की तरफ से मिला। तो ये जो रिस्क की प्रॉब्लम है, इसको कॉमर्स ने कैसे रिमूव किया? बाय गिविंग द सर्विस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, आपको पता ही है, इंश्योरेंस वर्ड कोई नया आज के टाइम पे नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस हम करवाते हैं कि आज हम मनी कलेक्ट करके बैंक को दे रहे हैं पर मंथ, जितना भी होता है। आज नहीं कल अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी फैमिली सफ़र ना करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी पॉलिसी का हमने अमाउंट लेकर रखा है, जितनी भी अमाउंट की पॉलिसी लेकर रखा है, वो अमाउंट पूरा हमारी फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वैसे ही अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में, तो उसमें पूरा इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो रिस्क होता है हमारा, किसी भी चीज़ को लॉस होने का डर, किसी की चीज़ को ख़राब हो जाने का जो डर होता है, ये रिस्क जो होता है, इस रिस्क को कवर करता है कौन? इंश्योरेंस। देखिए लिखा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कॉम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मीन्स जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं। और इंश्योरर एक वर्ड होता है, इंश्योरर हम इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं। अभी चैप्टर है पूरा, उसमें आप देखिएगा इंश्योर्ड, इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी या उसके प्रिंसिपल्स आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको बेटर अंडरस्टूड होगा। तो अभी के टाइम पे आप ये समझ लीजिए, रिस्क हमारा कवर कौन करता है? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस की सर्विसेज कौन देता है? कॉमर्स। इस लॉस हमें ना हो, या अगर लॉस हो तो हम उसे झेल पाएँ, इंश्योरेंस कंपनी हमको कॉम्पनसेट कर पाए, इसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस देती है कौन? कॉमर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हुआ या कोई भी न्यू सर्विसेज कोई कंपनी अगर दे रही है, तो हम एज अ कस्टमर, चलिए अगर सिटी साइड में है तो चलिए किसी तरह पता चल गया, लेकिन जो अनडेवलप्ड एरिया है
या रिमोट एरिया है या विलेज एरिया है, वहाँ कैसे पता चलेगा? इवन द सिटी साइड में भी आपका न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो कैसे पता चलेगा? थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट की भी सर्विसेज कौन देता है? कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ जो नॉलेज की प्रॉब्लम थी उसको भी कॉमर्स ने रिमूव कर दिया। न्यू प्रोडक्ट आपका लॉन्च हुआ है, आप कस्टमर को कैसे बताएंगे? थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने न्यू गुड्स का अवेयरनेस करें, चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे प्रिंट मीडिया में करें, चाहे मैगजीन्स में करें, चाहे न्यूज़पेपर में करें, टीवी के थ्रू करें या इंटरनेट के थ्रू करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अलग अलग मोड है, अलग अलग तरीका है कि किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बहुत लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी होर्डिंग्स बनवा देते हैं, पोस्टर्स बनवा देते हैं। आजकल तो इंटरनेट का बहुत चल गया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े ही हुए हैं, तो हम जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता चल सके। और ये कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिससे उनकी जिसका इंतज़ार अब तक उनको था, हाँ वो पाउडर तो यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए कोई टेल्कम पाउडर है वो यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर कोई एक ऐसा नया फ़ीचर, ये एक सेंट या एक कोई नया परफ्यूम इस टाइप का भी हो, या इसकी कोई एक नया कुछ इसमें नई चीज़ जुड़ जाए, तो हो सकता है नया प्रोडक्ट में उनकी डिमांड या उनकी नीड फुलफ़िल हो रही हो। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर भी कैसे जानेगा? क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से डायरेक्ट लिंक कस्टमर का तो होता नहीं है, ना कस्टमर प्रोड्यूसर को जानता है, ना प्रोड्यूसर कस्टमर को जानता है। तो थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट वी कैन अवेयर द कस्टमर अबाउट आर न्यू प्रोडक्ट। हम अपने न्यू प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर सकते हैं, उसमें हम अपने फीचर्स बताएंगे, उसका प्राइस बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे कि ठीक है। तो नॉलेज की जो प्रॉब्लम थी वो भी कॉमर्स ने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, जिसको हम रोल या नीड भी कह रहे हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट इज़ ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज़ एड्स टू ट्रेड ना। तो इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें कोई नया बताने की बात तो नहीं है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा ट्रेड है, इसमें हमको पता ही है कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, या ट्रेड इज़ अ इम्पॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस सिंपल सा वर्ड है जो हमने पहले भी आपको डेफिनेशन दिया था, यही आप लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा ट्रेड है उसमें आप क्या करेंगे? ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ट्रेड की हेल्प से जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हैं वो अपने कस्टमर तक इनडायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या उनका गुड्स पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ट्रेडर्स के थ्रू। क्योंकि एक ट्रेडर्स ही होते हैं जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का गुड्स यहाँ से इनसे परचेज़ करते हैं और कस्टमर को सोल्ड करते हैं। तो ये जो गुड्स या प्रोडक्ट कस्टमर यूज़ कर रहे हैं वो अल्टीमेट है किसका? प्रोड्यूसर का। और बीच में लिंक कौन है? ट्रेडर। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंक्लूड करेंगे अपने नोट्स में कि ट्रेडर्स आर अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। प्रॉपर नोट्स हम आपको बुक्स की पिक्चर्स दे देंगे। अभी ये हम आपके सिर्फ लर्निंग के लिए या समझाने के लिए लेक्चर, हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स या इम्पॉर्टेंट लाइन्स हमने लिखा हुआ है। तो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो इम्पॉर्टेंट लिंक है, जो दोनों की नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। दोनों की नीड्स मतलब इनको क्या चाहिए कि ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको मनी चाहिए। इनको क्या चाहिए कि अगर हम मनी पे कर रहे हैं तो हमको क्वालिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट विद अ रीज़नेबल प्राइस, हमको वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो दोनों की नीड को कौन फुलफ़िल कर रहा है? ट्रेडर्स। ठीक है, ओके। ट्रेडर्स और वी कैन से ट्रेडर्स कौन होंगे? वो पर्सन जो ट्रेड में इंगेज होंगे। तो ट्रेड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। फर्स्ट इज़ इंटरनल ट्रेड और सेकेंड इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड की अभी हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इंटरनल
जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट, या गेम्स होते हैं इंटरनल गेम्स या इंडोर गेम्स। तो इंटरनल का क्या मतलब हुआ? इनसाइड, राइट। तो इन ट्रेड क्योंकि वर्ड जुड़ा है तो बाइंग एंड सेलिंग तो हो गई, तो और इंटरनल भी लग गया इसमें, तो इट मीन्स कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, क्योंकि इंटरनल है तो हमें अपनी कंट्री के अंदर ही रह के अपने सामानों को बेचना है या ख़रीदना है। तो हियर इट इज़ रिटन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। और स्पेशल लैंग्वेज में या और मॉडिफाइड लैंग्वेज में अगर हम बात कहें, जो आपकी बुक्स में भी अक्सर लिखा रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल लिमिटेशन ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब कि जब हम अपनी कंट्री में ही रहकर अपनी कंट्री के ही लोगों से आपस में बाइंग और सेलिंग करें गुड्स एंड सर्विसेज की, तो दैट इज़ द इंटरनल ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। एक बार आपने समझ लिया तो अपने खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, और आता ही है ये टॉपिक, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इंटरनल ट्रेड मीन्स कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, या आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब विद इन द कंट्री हमने कह दिया मतलब कंट्री के अंदर ही हमको करना है, तो जो बायर होंगे और जो सेलर होंगे वो दोनों सेम कंट्री के होंगे, मतलब एक ही कंट्री के होंगे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट में। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं। देखिए लिखा है वही, बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के बायर भी होंगे और उसी कंट्री के सेलर भी होंगे। होम करेंसी इन्वॉल्व होती है। होम करेंसी मतलब जिस कंट्री के बायर और सेलर हैं उस कंट्री के करेंसी होम करेंसी कहलाती है, उस करेंसी में पेमेंट होगा। इंटरनल ट्रेड का एग्जांपल आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। फॉर एग्जांपल, ट्रेड बिटवीन प्रयागराज टू कानपुर, ट्रेड बिटवीन यूपी टू एमपी, ट्रेड बिटवीन ऐसे ही कोई भी सिटी या ऐसा कोई भी स्टेट आप लिख सकते हैं जो कि आपकी कंट्री के अंदर है, ठीक है। तो एग्जांपल हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं और ना ही रटने की इसको ज़रूरत है। अपने से आप एग्जांपल लिखिएगा, जो भी कंट्री के अंदर आपको करने हैं, सिटी में करने हैं तो सिटी का एग्जांपल, जैसे ट्रांजैक्शन बिटवीन या ट्रेड बिटवीन प्रयागराज टू कानपुर या प्रयागराज टू लखनऊ, या स्टेट वाइज करना है तो ट्रेड बिटवीन यूपी टू एमपी, तो ये कंट्री के अंदर ही हुआ ट्रेड, तो ये इंटरनल ट्रेड होगा। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि अगर इंडिया का एग्जांपल आप दे रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि होम करेंसी मीन्स रुपी में पेमेंट होगा। जिस भी कंट्री का इंटरनल ट्रेड, मान लीजिए यूएस का हो रहा है तो यूएस में क्या चलता है, डॉलर, तो फिर वहाँ उस टाइम डॉलर में पेमेंट होगा। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में अगर ये ट्रेड इंटरनल ट्रेड हो रहा है तो यहाँ की होम करेंसी क्या है, रुपी, तो रुपी में पेमेंट होगा। और सेम ही कंट्री के बायर और सेलर भी होंगे। अंडरस्टूड? इट इज़ वेरी सिंपल। इंटरनल ट्रेड को भी अब हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। देखिए एक्सटर्नल ट्रेड की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। ट्रेड था, ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल की भी दो टाइप्स हैं। व्हाट आर दीज? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ओके, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हाँ हमें सस्ता मिला क्योंकि हमने होलसेल में लिया। हम होलसेलर के पास गए, हमने ये सामान होलसेल में लिया तो हमको सस्ता पड़ा। क्या मतलब होता है इसका कि हमने होलसेल में लिया तो हमको सस्ता पड़ गया? क्यों होता है? देखिए, होलसेल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता ही होता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में। जो होलसेल ट्रेड करने वाले पीपल होते हैं उनको हम होलसेलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलसेलर्स। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अपने सामानों को बेचते या ख़रीदते हैं। अब
ये सामान किन से ख़रीदेंगे? ये सामान मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं किसको? रिटेलर को। एक चेन बनती है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से सामान किसने लिया? होलसेलर। ठीक, होलसेलर ने सामान लेके किसको बेचा? रिटेलर। ठीक, अब इसके आगे हम बात करेंगे जब रिटेल ट्रेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चेन से आपको समझ में आ गया कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी और वी कैन से इन अ बल्क। That person who is engaged in wholesale trade is known as wholesalers. Wholesalers will purchase the large quantity of goods from the producer or we can say manufacturer and sell it to the retailer. तो इस चेन से आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोड्यूसर ने सामान प्रोड्यूस किया और उसको बेचा होलसेलर को। होलसेलर ने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूसर से सारा का सारा गुड्स ख़रीद लिया और फिर उसको किसको बेचा? रिटेलर्स को। ठीक है, जनरली वो होलसेलर्स जो होलसेल ट्रेड करते रहते हैं वो किसी न किसी एक ही लाइन ऑफ गुड्स में या एक ही गुड को में डीलिंग करते हैं। देखिए लिखा है स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब होलसेलर्स जनरली एक ही गुड या एक ही प्रोडक्ट में डीलिंग करते हैं। इससे उनको आसानी ये होती है कि उनको अलग अलग प्रोड्यूसर के पास नहीं जाना है। मान लीजिए कि वीट है, ठीक है, वीट और राइस। अगर हम वीट में डील करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर के पास जाना है और पूरा का पूरा वीट ले लेना है। अगर हम राइस में भी डील करेंगे तो वीट और राइस दोनों अलग अलग प्रोड्यूसर से हमें पूरा सामान ख़रीदना होगा। क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी होता है, बल्क होता है। ठीक है, तो जनरली होलसेलर्स जो होते हैं वो एक ही टाइप ऑफ गुड या एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। अच्छा, मेंटेन लार्ज स्टॉक। इनको जो होलसेलर्स होते हैं वो लार्ज स्टॉक मीन्स जो स्टोरेज की फैसिलिटी होती है और वी कैन से वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो होलसेलर्स को वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत होती है। ये स्टॉक लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए होलसेलर्स प्रोड्यूसर जितना भी सामान प्रोड्यूस करते हैं उन सबको पूरा ख़रीदता कौन है? होलसेलर। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा हमने प्रोड्यूसर से ख़रीद लिया और पूरा लाकर हम रिटेलर को बेच देंगे, नहीं। और ना ही एक साथ कोई भी रिटेलर ख़रीद सकता है। 100 यूनिट्स अगर हमने प्रोड्यूसर को से ख़रीदी तो हम पूरा का पूरा 100 यूनिट्स रिटेलर को नहीं बेच देंगे और ना ही कोई ऐसा रिटेलर होगा जो पूरा का पूरा हमसे ख़रीद ले। तो हम क्या करेंगे, जितना रिटेलर को ज़रूरत है उसको देकर जो एक्स्ट्रा है, जो बचा हुआ है, उसको हम स्टॉक में स्टोर करेंगे ताकि कभी कोई और रिटेलर आए तो हम उसको उससे निकाल के दे सकें फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो ये जो रिटेलर्स होते हैं ये स्टॉक लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा, ये सेंटेंस हम उन्हीं के लिए लिखेंगे जो लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में सामानों को कहीं से ख़रीदती हैं, क्योंकि हमने सुना है कि होलसेलर प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में सामान को ख़रीदती हैं। इस वजह से इनको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। देखिए लिखा है बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर विद कैश एंड सेल इट टू रिटेलर ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं होलसेलर प्रोड्यूसर जितना भी सामान प्रोड्यूस करते हैं वो होलसेलर को बेच देते हैं और इसके बदले होलसेलर उनको क्या देते हैं? मनी, कैश। और फिर होलसेलर लाकर रिटेलर को क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। मतलब क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो होलसेलर रिटेलर को देते हैं कि भाई ले जाइए सामान हमारे पास से, होलसेल में ले जाइए, और अगर अभी आपको पैसे नहीं है, जब आपका सामान बिक जाए, पैसे आ जाए, कैश हो जाए, तब आप हमको लाकर दे दीजिएगा। तो क्रेडिट की फैसिलिटी होलसेलर रिटेलर को देते हैं। लेकिन जब प्रोड्यूसर से ख़रीदेंगे तो उनको वो पूरा कैश देंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन दिस। जाहिर है जब लार्ज क्वांटिटी में या जिसको हम कह रहे हैं बल्क, ठीक, तो लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में हम सामान प्रोड्यूसर से ख़रीद रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी तो ज़रूरत होगी। पैसा हमारे पास ज़्यादा होगा तभी तो हम ज़्यादा ख़रीद पाएंगे, कम पैसा है तो कम ही ख़रीदेंगे, जाहिर है। तो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी होनी चाहिए। तो ये था होलसेल ट्रेड। क्लियर?
अब हम आगे चलते हैं. द सेकेंड कैटेगरी इन द इंटरनल ट्रेड इज़ रिटेल ट्रेड. व्हाट इज़ रिटेल ट्रेड? रिटेल ट्रेड जस्ट इसका ऑपोजिट होता है. जैसे हमने बताया होलसेल ट्रेड में लार्ज क्वांटिटी या बल्क में सामान खरीदते हैं होलसेलर प्रोड्यूसर से और फिर लाकर बेचते हैं रिटेलर को. लेकिन रिटेलर जस्ट ऑपोजिट होते हैं. रिटेलर क्या करते हैं? रिटेल ट्रेड क्या होता है? जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी. वो लार्ज क्वांटिटी होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में सामानों को बेचते हैं. किसको बेचते हैं? कस्टमर को बेचते हैं. ठीक है, देखिए लिखा है बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू कस्टमर. मतलब ये जो चेन है अब ये कंप्लीट हो जाएगी. जो रिटेलर हैं वो सामान किससे ख़रीदते हैं? होलसेलर से. और अल्टीमेट सामान किसको बेचते हैं? कस्टमर को. ठीक है. नाउ दिस चेन हैज़ बीन कंप्लीटेड. प्रोड्यूसर ने सामान प्रोड्यूस किया, होलसेलर को बेचा. होलसेलर ने पूरा सामान प्रोड्यूसर से ख़रीदा कैश में. फिर होलसेलर ने लाकर सामान बेचा रिटेलर को क्रेडिट पे. रिटेलर ने सामान ख़रीदा होलसेलर से और फिर उसको लाकर बेचा अल्टीमेट कस्टमर से. तो ये लिंक होती है, ये चेन होती है. तो रिटेल ट्रेड में क्या लिखेंगे हम? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी. that person which is engaged in retail trade or doing retail trade is known as retailers. ठीक है. जो रिटेल ट्रेड में इंगेज होंगे उनको हम कहेंगे रिटेलर्स. अंडरस्टूड. होलसेल ट्रेड में होलसेलर्स, रिटेल ट्रेड में रिटेलर्स. ये होलसेलर से सामान ख़रीदते हैं और फिर लाकर अल्टीमेट किसको बेचते हैं? कस्टमर को. एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़. जैसे अभी हमने होलसेलर या होलसेल ट्रेड में बताया कि होलसेलर्स जो होते हैं वो किसी एक टाइप ऑफ गुड में या एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं. अगर वीट किसी प्रोड्यूसर से ख़रीद रहे हैं तो वो वीट ही को बेचेंगे. राइस ख़रीद रहे हैं तो राइस ही खरीदें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में करते हैं, लेकिन जनरली एक ही टाइप ऑफ गुड में उनका स्पेशलाइजेशन होता है. लेकिन रिटेल ट्रेड क्या होता है? ये छोटी लार्ज, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में इनको ख़रीदना होता है तो थोड़ी कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वैरायटीज़ में ख़रीदते हैं. मतलब मान लीजिए अगर किसी की जनरल स्टोर है तो जनरल स्टोर में तो वैरायटीज़ होती हैं. वो सोप भी होलसेलर से ख़रीद रहे हैं, वो डिटर्जेंट पाउडर भी ख़रीद रहे हैं, उनके पास शुगर भी है, उनके पास कॉस्मेटिक के भी मान लीजिए कुछ सामान है, उनके पास थोड़ी सी अगर स्टेशनरी रखना चाहें तो कुछ. कहने का मतलब जनरल स्टोर. तो जनरल स्टोर वाले किस में आएंगे? रिटेल ट्रेड में. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनके पास वैरायटीज़ होगी. तो सबसे बड़ा मेन फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर रिटेल ट्रेड का यही होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं, सामान होलसेलर से ख़रीदते हैं, कस्टमर को बेचते हैं और इनके पास वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट होते हैं. ये वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं. थोड़ा कई सारा सामान. अब ये थोड़ा किससे ख़रीदेंगे? एक होलसेलर के पास गए, उनसे वहाँ से सोप ख़रीद लिया. एक के पास गए, वहाँ से वीट ले लिया. एक होलसेलर के पास गए, वहाँ से कुछ मान लीजिए राइस इकट्ठा कर लिया. एक होलसेलर के पास गए, वहाँ से शुगर कर लिया. ठीक है. तो अब उनके पास वैरायटीज़ हो गई. अब वो लाकर शॉप में कस्टमर को बेचेंगे. अंडरस्टूड. तो ये थे रिटेल ट्रेड. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल ट्रेड को डिस्कस करेंगे. अब इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम GMeet पे डिस्कस कर लेंगे. वहाँ आप पूछिएगा अपने जो भी डाउट्स. ओके.